हेलो दोस्तों। इसमें हम पिछले सारे वीडियो में अलजेब्रिक के एक्सप्रेशन का सारे जो थ्योरी पार्ट्स थे कवर कर दिया था। अभी हम इसमें कुछ एग्जांपल क्वेश्चन देखते हैं और एक्सरसाइज का कुछ क्वेश्चन देखते हैं जिससे कुछ क्लियर हो जाएगा कि इसमें टर्म, कोफिशिएंट, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, ये सारी चीजें जो बताया था वो समझ में आ जाएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आइडेंटिफाइंग द फ्लोइंग एक्सप्रेशन। ये सब एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसमें आइडेंटिफाई पहचानना है कि टर्म कौन कौन सा है। क्या है? आइडेंटिफाई इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन टर्म विच आर नॉट कांस्टेंट। जो टर्म कांस्टेंट कांस्टेंट जो नहीं है वो पहचानना है। कांस्टेंट तो समझ में आया था ना कि जो फिक्स रहता है वो कांस्टेंट है, जो वेरिएबल है जो बदलते रहता है वो वेरिएबल है ना। तो इसमें कांस्टेंट टर्म को छोड़ के जो कांस्टेंट टर्म नहीं है उसको आइडेंटिफाई करना है और उसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट लिखना है। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट तो कोफिशिएंट बताए ही थे। देखो तो कैसे क्या करेंगे, इस तरह का क्वेश्चन आएगा कि टर्म बताओ कौन कौन सा टर्म है, उसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है, ये सब चीज तो कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें हम देखेंगे कितना एक्सप्रेशन। पहला एक्सप्रेशन देखो, एक्स वाई है प्लस 4 है एक्स वाई प्लस 4। दूसरा एक्सप्रेशन क्या है, 3 वाई, अरे 13 - y² ये वाला एक्सप्रेशन। तीसरा ये है 13 - y +5 स्क्वायर। चौथा एक्सप्रेशन ये है 4p² - 3p/3 ये चार एक्सप्रेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया है। ठीक, हम क्या करेंगे यहाँ पे सीरियल नंबर लिख लो, ये सीरियल नंबर होगा। इधर टेबल बना लेते हैं। इधर मान लो ये सीरियल नंबर हो गया, ये पहला टर्म, अरे पहला एक्सप्रेशन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। ठीक, और ये हो गया एक्सप्रेशन। क्या है? एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन हो गया। ठीक, ये ऐसे हम टेबल बना लेंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो इस तरह से टेबल बना लो। एक्सप्रेशन लिख दिए, ठीक है, ऊपर से ऐसे बना लेंगे। अब देखो यहाँ पे हम टर्म लिखेंगे, कौन कौन सा टर्म है जो कांस्टेंट नहीं है ना, टर्म कौन कौन सा है। और यहाँ पे बना लेंगे हमारा न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, तो टर्म हो गया। और ये हम बनाएंगे न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, है ना, कोफिशिएंट। अब यही तो हमें पहचानना है कि ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसका जो कांस्टेंट नहीं है वो टर्म निकालो और उसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट निकालो। तो पहला एक्सप्रेशन में देखो x y +4, तो 4 तो कांस्टेंट है तो उसको नहीं लेंगे, तो एक्स वाई बचा। तो एक्स वाई तो वेरिएबल है, तो ये जो कह रहा है कि कांस्टेंट नहीं है वो टर्म निकालना है। तो एक्स वाई कांस्टेंट नहीं है तो ये एक टर्म हो गया, तो यहाँ क्या लिख देंगे, एक्स वाई। ठीक है। अब न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बताए थे जो मतलब जीरो से लेकर, नहीं जीरो नहीं, 1 से लेकर 100 तक का जो फैक्टर होता है। देखो एक्स वाई जो लिखा है तो कैसे बना होगा, एक्स इंटू वाई, आगे कुछ नहीं है तो 1 से मल्टीप्लाई किया गया हो, तभी तो ये एक्स वाई बना। तो कोफिशिएंट बोले थे ना कि ये इसका कोफिशिएंट है, ये इसका कोफिशिएंट है, ये न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है। जो नंबर होता है वो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है। समझ में आया? तो कह रहे न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है, तो एक्स वाई के आगे कुछ नहीं है। मान लो यहाँ पे 2 वाई रहता तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 2 हो जाता, 3 रहता है तो 3 हो जाता, 10 रहता है तो 10 हो जाता, कुछ नहीं है तो 1, है ना। तो क्या हो गया, इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या हो गया, 1। समझ में आया? पहला एक्सप्रेशन में हो गया। दूसरा देखो इसी तरह से फिर 13 - y², तो इसमें 13 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, तो जो कांस्टेंट नहीं है वही टर्म लेना है। तो -y² है, तो यहाँ पे एक टर्म है -y²। ठीक, तो ये माइनस है तो y² में देखो -1 से मल्टीप्लाई किया गया होगा, तभी ना जाके -y² बना। तो ये क्या हो गया, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या हो गया, ये -1 इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट हो गया। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट समझ में आ रहा है, जो इसके आगे फैक्टर में बना हो, मल्टीप्लाई हुआ होगा
जो नंबर होगा उसको न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बोलते हैं। तो ये -1 समझ में आया। अब ये देखो इसमें इसमें देखो 13 कांस्टेंट है, इसको छोड़ देंगे, y वेरिएबल है, ये टर्म हो गया, ये +5y², दो टर्म हो गया। तो इसमें दो टर्म है, तो दो टर्म लिखेंगे, कौन कौन सा, -y + 5a², दो टर्म है। या फिर टर्म को ऐसे नहीं कि ऐसे लिख दो, दो टर्म ऐसे कॉमा दे, एक ये टर्म एक ये टर्म, ठीक। तो ये -y के आगे कुछ नहीं है, तो 1 है, -1 है क्योंकि माइनस में है, तो माइनस न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या हो गया, -1। y² के आगे क्या है, 5 है, तो यहाँ पे इस टर्म में न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या हो गया, 5, क्योंकि 5 से मल्टीप्लाई किया गया है। याद आया समझ में बात, इसी क्वेश्चन आएगा न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट निकालने का। तो जो आगे मल्टीप्लाई रहेगा उसको न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट, नंबर जो रहेगा लिखो। इसमें देखो ये दो टर्म हो गया, देखो 4p² -3p² दो टर्म है, क्योंकि 5 नहीं लेंगे, 5 तो कांस्टेंट है इसलिए। तो इस वाले टर्म में न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या है, p² क्यू के आगे क्या मल्टीप्लाई हुआ है, 4, तो क्या हो जाएगा न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट 4। इस वाले टर्म में न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट -3, माइनस में माइनस प्लस का ध्यान रखना, क्या होगा, माइनस, ठीक है। तो ऐसी क्वेश्चन दे देगा कि एक्सप्रेशन दे देगा, उसमें टर्म निकालना है, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट निकालना, ठीक, समझ में आ गया ये। चलो अब इसके बाद आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन नंबर 2 में है, देखो कह रहा है कि व्हाट आर द कोफिशिएंट ऑफ x इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इसमें कोफिशिएंट पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा है कि कौन से न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। देखो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट पूछे तो जो नंबर होता है 1 से लेकर 100 तक उसको लिखते हैं, सिर्फ कोफिशिएंट पूछता है तो नंबर और x y z जो उसके आगे फैक्टर रहते हैं वो सब लिखना होता है, ठीक है। तो इसमें लिखा है कि व्हाट आर द कोफिशिएंट ऑफ x, माने x का कोफिशिएंट कौन कौन सा है इसमें, ठीक। तो ये एक्सप्रेशन दे दिया है, तो फिर वैसे ही हम लोग टेबल बना लेंगे। क्या लिख देंगे, यहाँ पे सीरियल नंबर लिख देंगे, यहाँ पे एक्सप्रेशन लिख देंगे, ठीक है, कौन कौन सा एक्सप्रेशन है। फिर यहाँ पे हम टर्म अलग कर लेंगे, क्या करेंगे, टर्म अलग कर लेंगे, और यहाँ पे कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट पूछ रहा है तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स कर देंगे, ठीक है। इसको एक टेबल में कन्वर्ट कर लेंगे। देखो इस तरह से टेबल बना के करोगे क्वेश्चन तो आसानी से जल्दी से बन जाएगा। पहला क्या है, पहला नंबर देखो 4x - 3y। दूसरा नंबर एक्सप्रेशन है 8 - x + y। तीसरा नंबर है y² x - y। चौथा नंबर एक्सप्रेशन में है तुम्हारा 2z - 5xz, ठीक है, 2z - 5xz। इसमें बताना है, ये हम एक्सप्रेशन लिख दिए। पहला वाला एक्सप्रेशन में देखो कितना टर्म है, पहला है 4x - 3y, दो टर्म है। अब हमें पूछ रहा है क्या है कि x का कोफिशिएंट, तो x के आगे क्या मल्टीप्लाई हुआ है, 4, तो इसका क्या हो जाएगा 4, ठीक है। y का तो पूछ नहीं रहा है, हमें सिर्फ x का पूछ रहा है, तो x का करेंगे। फिर इसी तरह से इसमें देखो कितना टर्म है, 8 एक टर्म हो गया, -x और y, तीन टर्म को जोड़ा तो एक्सप्रेशन बना। तो इसमें x के आगे क्या मल्टीप्लाई है, कुछ नहीं है, माइनस में है तो -1, क्या होगा, -1। इसमें देखो दो टर्म दिया है y² x और -y, तो x के आगे क्या मल्टीप्लाई हुआ, y², यही समझना है, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट नहीं है। न्यूमेरिकल रहता तो ये नहीं लिखते, न्यूमेरिकल मैंने x से आगे जो इसका फैक्टर है जो मल्टीप्लाई हुआ है उसको लिखना है। तो ये x के आगे क्या है, y², तो ये इसका क्या हो गया, कोफिशिएंट हो गया y²। समझ में आया, यही समझना है। इसमें देखो दो टर्म है 2z - 5x और z, तो x के आगे क्या मल्टीप्लाई हुआ है,
-5 में है, क्या होगा -5। तो x का कोफिशिएंट क्या होगा -5, और इसमें z भी मल्टीप्लाई हुआ है तो क्या होगा z भी इसका कोफिशिएंट होगा। समझ में आ गया कैसे होगा। सेम उसी तरह से इसमें कर है कि कोफिशिएंट ऑफ y इंटू प्लस, इसमें y का कोफिशिएंट बताना है इस वाले टर्म में, वही वाला है सबका। देखो यहाँ बना लो, हम यहाँ पे लिख देते हैं 4x माइनस 3y x प्लस वाई जेड वाई जेड स्क्वायर प्लस 5 एम वाई प्लस एम, ये हो गया हमारे पास है ना। ये हम टर्म अलग कर लेंगे, 4x माइनस 3y दो टर्म हो गया, ठीक। यहाँ पे x और वाई जेड अलग कर लेंगे, यहाँ पे वाई जेड स्क्वायर और 5, यहाँ पे एम वाई और एम, ठीक। अब इसमें बताना है हमें y का कोफिशिएंट, ठीक है, इसका कोफिशिएंट ऑफ y। देखो उस वाले टर्म में तो y के आगे क्या मल्टीप्लाई हुआ है -3, क्या कर देंगे माइनस, इसमें y के आगे क्या y के आगे 1 मल्टीप्लाई है और इसके उधर z, जैसे y z बना है तो क्या y और इंटू में z किया गया होगा तब ना y z बना, तो फैक्टर ही तो कोफिशिएंट होता है। तो z y का कोफिशिएंट हो गया, y z का कोफिशिएंट हो गया, तो कह रहे y का कोफिशिएंट क्या है तो z, क्या होगा z। न्यूमेरिकल पूछता तो 1 लिखते, यहाँ पे क्या है देखो वाई जेड स्क्वायर, वाई से क्या मल्टीप्लाई हुआ है जेड स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा इसमें वाई से क्या मल्टीप्लाई हुआ एम, यहाँ पे क्या होगा, समझ में आया। तो इस तरह से कोफिशिएंट निकालते हैं, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट नॉर्मल ऐसे कोफिशिएंट पूछ लेगा तो इस तरह से ही, इस तरह से टेबल बना के टर्म अलग करो उसका कोफिशिएंट बनाओ, ठीक। चलो अब आगे वाला क्वेश्चन लिख दो। तो इस वाले क्वेश्चन में देखना है हमें, निकालना है कि ये सब टर्म दे दिया है, पेयर दिया है, पेयर ऑफ टर्म मैंने जोड़ा, टर्म का जोड़ा दिया है 2 से 3, इसमें बताना है कौन सा लाइक टर्म है कौन सा अनलाइक टर्म है। लाइक और अनलाइक टर्म पता है, जो वेरिएबल फैक्टर होगा वो सेम होगा तो लाइक टर्म होगा, जो वेरिएबल फैक्टर सेम नहीं होगा तो अनलाइक टर्म होगा। तो सबसे पहले इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, हम भी सेम उसी तरह से टेबल बनाएंगे। देखो इधर सीरियल नंबर लिख देंगे, ठीक, और इधर टर्म लिख देंगे, इधर इसका फैक्टर लिख देंगे, और यहाँ डिफरेंट चेक करेंगे डिफरेंट है या सेम है, फिर इधर लिख देंगे लाइक या अनलाइक, और इधर बता देंगे रीजन किस कारण से, ठीक, इतना बना देंगे। देखो देखो इसमें समझते हैं कैसे। पहला नंबर देखो, पहला नंबर क्या है, टर्म क्या क्या दिया है 7x 12y, ठीक है, कैसे दिया है 7x 12y, तो 7x 12y में फैक्टर निकालेंगे पहले में, पहला में क्या होगा, जैसे ऊपर नीचे लिख लो, दो टर्म दिया है ना, तो ये 7x हो गया, ये 12y हो गया, तो इसमें कितना फैक्टर है 7 और x, 7x मिल गए तो 7x फैक्टर बना टर्म बना, इसमें क्या हो गया 12 और y, ये इसका फैक्टर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ऊपर में x है नीचे में y है, इसमें वेरिएबल फैक्टर क्या है x है, इसमें वेरिएबल फैक्टर y है, तो सेम नहीं है डिफरेंट है, तो ये क्या है यहाँ पे लिख देंगे डिफरेंट है। तो हम जानते हैं कि वेरिएबल फैक्टर अगर सेम नहीं है तो क्या होता है अनलाइक टर्म, अगर दोनों जगह यहाँ भी x है यहाँ भी x है दोनों में सेम है तो वो क्या होता है लाइक टर्म, तो ये हम जानते हैं कि ये क्या है अनलाइक
अनलाइक टर्म। ठीक, कारण क्या है कि वेरिएबल फैक्टर सेम नहीं है, वेरिएबल फैक्टर डिफरेंट है, वेरिएबल फैक्टर डिफरेंट। ठीक, सेम उसी तरह इसमें देखना है। दूसरा नंबर देखो, 15x और माइनस 20x दिया है ये वाला में। तो 15x का फैक्टर क्या होगा, 15 और x, और इसका माइनस 21 और x। तो ये दोनों फैक्टर देखो, ऊपर में भी x है, नीचे। हम ये न्यूमेरिकल वाला नहीं देखेंगे, जो वेरिएबल उसको देखना सेम है कि नहीं। तो इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो सेम है। दोनों में क्या है, वेरिएबल फैक्टर क्या है, सेम है। तो क्या हो जाएगा ये लाइक टर्म, कारण वही कि दोनों वेरिएबल फैक्टर सेम। तीसरा में देखो ये वाला -4ab और ये दिया है 7ba। तो देखो इसका फैक्टर -4a और b, इसका 7ba का 7b और a। देखो अब इसमें देखो समझने वाले, इसमें वेरिएबल फैक्टर ए बी है, नीचे में बी ए है, तो दोनों सेम ही है। क्यों, क्योंकि देखो ए बी इक्वल टू बी ए, बी को ए से मल्टीप्लाई करो, चाहे ए को बी से मल्टीप्लाई, दोनों बराबर ही होता है। तो ये क्या है, सेम है, दोनों में ए बी है, तो सेम है। तो क्या हो गया, ये लाइक टर्म हो गया। क्या हो गया, लाइक टर्म। समझे। उसी तरह से वो देखो चौथा नंबर में 3xy और 3x दिया है। पहला में फैक्टर क्या होगा, 3xy और दूसरा में 3 और x। तो ये फैक्टर अलग अलग है, क्योंकि ऊपर में xy है, नीचे में क्या है, सिर्फ x है। तो क्या है, डिफरेंट, क्या है, डिफरेंट फैक्टर है। तो ये क्या होगा, ऑनलाइन, ऑनलाइन होगा। ठीक, पांचवा नंबर वैसे देखेंगे, 6xy² 9x²y। तो अब यहाँ भी समझने वाली है। पहला में फैक्टर क्या होगा, x और y², 9x²y। देखो उसमें y के ऊपर स्क्वायर है, इसमें x के ऊपर स्क्वायर है, तो अलग अलग है। तो ये क्या है, डिफरेंट, इसलिए अनलाइक है। समझे। इसमें p³ छठा नंबर p³ है और -4 p³। तो देखो पहला में p और q² फैक्टर होगा, दूसरा में -4 p और q²। दोनों में p और q² दोनों में फैक्टर है। ऊपर में p q² है, तो q लिखे हैं q, नीचे में p और q² है, तो दोनों में p q² है, तो सेम है। तो सेम है तो क्या हो जाएगा, ये लाइक टर्म। तो ऐसे ही निकलेगा। समझ में आया कैसे निकलता है, लाइक टर्म, अनलाइक टर्म, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, कोफिशिएंट, इस तरह से। ठीक, चलो अब आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं।